हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हमने CDP के 10 सेट कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों, आप लोगों में से कुछ दोस्तों की मांग थी कि सर EVS को भी कराया जाए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं EVS को भी लेके आया हूँ। बाकी हम CDP को भी आगे कराते रहेंगे दोस्तों। तो आज हमारा EVS का सेट नंबर 1 है। तो दोस्तों, आप लोग इसको देखें, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें कि कितने प्रश्न कहाँ से कौन से प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके बेस पे हम यहाँ आकलन कर पाते हैं कि हमारे कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से EVS भी 30 क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स का। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो भाग पर्यावरण में 5 नंबर में आता है, 121। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। दोस्तों, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो दोस्तों, आप लोग यह भी आकलन करें कि आपका EVS में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी महागंगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, कौन सी नदी प्रवेश करती है? गंगा नदी, जो कि झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? फरक्का नामक स्थान में पश्चिम बंगाल पे इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है नदर्न हेमिस्फीयर में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, ठीक है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है 22 दिसंबर को, 21 या 22 दिसंबर को। फाइनली हम इसे 22 दिसंबर मानते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। सदर्न हेमिस्फीयर को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोस्तों मैं दोनों कंबाइन करके बता रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आसान हो। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी S राधाकृष्णन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी सदस्य थे। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता
अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की? 19 दोस्तों इस डेट को आप लोग याद करिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, किसके अध्यक्षता में हुई थी? अस्थायी सदस्य जो कि थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने की थी। ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर मतलब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सदस्य की अगर बात की जाएगी तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने बैठक की थी। और अस्थायी सदस्य होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका चुनाव निर्विरोध कब हुआ था? 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों आप लोगों की मांग थी कि ईयर को भी बता दिया करिए सर, तो हम ईयर को भी इसके साथ लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग ईयर को ध्यान से सुनिएगा और इसे याद करिएगा। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है? ऑप्शन ए डी बसु, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी ए के अय्यर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह एक एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी आयंगर समिति की, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति की, ऑप्शन डी ठक्कर समिति की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति की। तो दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्य को, जो कि भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ करके, ठीक है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रवर समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हम कैग बोलते हैं, इंग्लिश में कैग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि कैग करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक दोनों होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदाधारण अवधि है कितने वर्ष की होती है, इसको बताएं दोस्तों आप लोग। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। 8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा।
दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पदाधारण जो अवधि थी वो उसकी पदाधारण तिथि से लेकर 6 वर्ष निर्धारित थी। पहले 6 वर्ष थी, लेकिन वर्ष 2012 में, जबकि दोस्तों उस समय सरकार किसकी थी? सपा की सरकार थी, जो कि उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसमें बने थे। तो उस समय इसका संशोधन किया गया। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदाधारण अवधि 6 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था? वर्ष 2012 में इसको 8 वर्ष किया गया, बल्कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत यह 6 वर्ष थी पहले। 2012 में इसको 8 वर्ष किया गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345, ऑप्शन डी 346। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 345, इसका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ इससे संबंधित इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 345 के अंतर्गत है। जबकि अनुच्छेद 343 हमारा जो है संघ की राजभाषा के संबंध में है। 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 जो है इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति का गठन, तथा अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच पत्रादि राजभाषा का प्रयोजन है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी ओरिकल्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओरिकल्चर। और अन्य भी हैं इसके उदाहरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है इसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर जो होता है दोस्तों यह फूलों का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर फा से फूल, मतलब फूलों का अध्ययन जो होता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी जो होता है फलों और उनकी खेती का अध्ययन होता है। फलों और उनकी खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमो मतलब होता है दोस्तों फल, मतलब पोमो जो कि लैटिन भाषा का पोमम वर्ड है जिससे बना है। पोमम जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है उससे बना है पोमो। तो दोस्तों पोमम का मतलब होता है फल और लॉजी मतलब अध्ययन। तो फलों का अध्ययन जो हो गया, क्या हो गया? पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन। ठीक, तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। हॉर्टिकल्चर मतलब पौधों को उगाने की कला एवं विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो दोस्तों इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा? मशरूम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवक। कवक का मतलब होता है फंगी। दोस्तों कुकुरमुत्ता
मशरूम एक कवक है या फंगी है? ठीक है, मशरूम को हम क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता। गांव देहात में कुकुरमुत्ता ही इसको बोलते हैं। तो यह एक क्या होता है? फंगी होता है, मतलब कवक होता है, जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं। इसको हम खाते हैं, इसकी सब्जी बनती है। मशरूम की क्या बनती है? सब्जी बनती है। यह एक कवक होता है, फंगी होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी मतलब ट्रांसजेनिक पादप है, पौधा है? ठीक है, ऑप्शन ए बकव्हीट, ऑप्शन बी मैक्रोनी व्हीट, ऑप्शन सी गोल्डन राइस, ऑप्शन डी ट्रिटिकेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन राइस। दोस्तों गोल्डन राइस एक परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से तैयार किया गया। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है, मतलब असत्य फल है? असत्य फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी आलू बुखारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 134 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेब जो होता है इसे हम असत्य फल के नाम से बोलते हैं, जो कि होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब असत्य फल। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग बताइए असत्य फल किसे कहते हैं? जब फलों के निर्माण में अंडाशय मतलब ओवरी जो होती है, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, मतलब अंडाशय जो होता है ओवरी, अंडाशय को ही ओवरी बोलते हैं, मतलब अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, तो वह ऐसे फल को हम असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से फॉल्स फ्रूट के? एप्पल मतलब सेब, काजू, कैशूनट, नाशपाती मतलब पियर। कौन कौन से हो गए? सेब, काजू, नाशपाती, ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 117वां, ऑप्शन बी 125वां, ऑप्शन सी 108वां, ऑप्शन डी 95वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 117वां। सतत विकास लक्ष्य मतलब होता है SDGI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 117वां है। इसमें फर्स्ट उस टाइम 2020 में स्वीडन का जो स्कोर था वह 84.72 था, मतलब 84.72 था, जो कि प्रथम स्थान में था, और भारत का स्थान 117वें स्थान पर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन ए लकड़ी काटना, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी वानिकी वन महोत्सव, ऑप्शन डी वनारोपण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन डी पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएं 137 का। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ऑप्शन ए केवल चक्रवात की, ऑप्शन बी तो केवल तूफान की, ऑप्शन सी केवल बवंडर की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। वैश्विक उष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। IPCC के अनुसार वैश्विक उष्मन से लगातार ग्लेशियर पिघलने की दर बढ़ेगी। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी, जिसके कारण सूखा और बाढ़ की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होगी, जिससे चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 23 मार्च,
ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे जो होता है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कब की? 1994 में। किसने की घोषणा? संयुक्त राष्ट्र महासभा 1994 में यह घोषणा की कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2020 में विश्व के ओजोन दिवस का मुख्य विषय था 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन था। और दोस्तों वर्ष 2024 में ओजोन डे की जो थीम थी क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ। 2024 में इसकी थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ऑप्शन बी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय वन्य जीव संस्थान, ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है। भारत सरकार का यह प्राचीनतम विभाग होता है। यह होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होता है। दोस्तों इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। किसकी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी 1767 में हुई थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में। इसका संबंध जो कि पर्यावरण से नहीं बल्कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ये क्या है? पर्यावरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियां पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए नोकरेक, ऑप्शन बी अगस्त्य मलाई, ऑप्शन बी दिहांग दिबांग, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोकरेक। और अगस्त्य मलाई कहाँ पे फैला हुआ दोस्तों? इसको भी आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। अगस्त्य मलाई जो है पश्चिमी घाट पर फैला हुआ है। दिहांग दिबांग जो है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी में फैला हुआ है। ठीक है, दिहांग दिबांग जो है क्या किसमें फैला हुआ है? अपर सियांग में, पश्चिमी सियांग व दिबांग घाटी में फैला हुआ है। नंदा देवी जो कि है उत्तराखंड में। दोस्तों आप लोग ये जरूर बताएं कि इस मतलब आपको कितने स्कोर बन रहे हैं लास्ट में। और दोस्तों इसको पढ़ाते समय जहाँ भी कोई कमी महसूस हो रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है। और दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने स्कोर को भी शेयर करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार वन्य जीव अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू व कश्मीर में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। केरल में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह थी? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका राइट आंसर होगा। भोपाल गैस त्रैसदी जो हुई थी दोस्तों इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिसाव कर गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट को शॉर्ट फॉर्म में MIC बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। मिथाइल आइसोसाइनेट का इसका रासायनिक सूत्र है CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि एक दोस्तों रंगहीन और आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है। आंसू उत्प्रेरक का मतलब टीयर इंड्यूसिंग, कि इसको लगते ही आंखों से आंसू आने लगते हैं।
यह गैस बहुत ही विषैली होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्मजीवों के द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। ऑप्शन सी, कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं। ऑप्शन डी, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन गलत है, आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जल में घुलनशील है। यह गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि विटामिन के जो होता है यह जो होता है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के जल में नहीं घुलनशील होता, बल्कि यह वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों कुछ तथ्य इसको याद जरूर आप लोग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर ही बनेंगे। विटामिन ए, डी, ई, के यह वसा में घुलनशील होता है। कौन कौन सा? विटामिन ए, डी, के, विटामिन ए, डी, के और ई, ये जो किसमें घुलनशील है? वसा में। ठीक है, वसा में ए, डी, के जो है हमारा वसा में घुलनशील है। ठीक है, और बी और सी जो हैं यह किसमें घुलनशील है? जल में। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए, सूखा रोग। ऑप्शन बी, रक्ताल्पता। ऑप्शन सी, घेघा। ऑप्शन डी, बेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, बेरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो यहाँ पे रोग दिया हुआ है, जैसे कि सूखा रोग दिया है, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। सूखा रोग यह विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है। रक्ताल्पता जो होती है, मतलब ब्लड की जो हमारी कमी होती है, किसके कारण होती है? विटामिन B12, पोषक तत्व, फोलिक एसिड और अन्य पोषक तत्वों की कमी से यह जो होती है रक्ताल्पता होती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो RBC की कमी हो जाती है। ठीक है, रक्ताल्पता कब होती है? विटामिन B12, पोषक तत्व, फोलिक एसिड और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमियों से रक्ताल्पता हो जाती है हमारे शरीर में। और घेघा जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? आप लोग कमेंट में बताएं। घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से। सूखा रोग विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी से। रक्ताल्पता होता है विटामिन B12, पोषक तत्व, फोलिक एसिड या अन्य पोषक तत्वों की कमी से हो जाता है। और जो हमारा बेरी है, आप लोग ये तो आंसर में बता ही दिए। बेरी जो रोग होता है यह पालिश किए हुए चावल के उपयोग के कारण होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, कोलकाता। ऑप्शन सी, रांची। ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 146 का। आप लोग राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में मनाया गया था। दोस्तों यह करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत करंट को भी देख लीजिएगा, बल्कि हम करंट को करा भी देंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसे आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? दोस्तों जनवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसे आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन ए, राकेश चंद्रा। ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार। ऑप्शन सी, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। ऑप्शन डी, RS शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RS शर्मा को
नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी, ऑप्शन डी 10 फरवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी 2021 को कब 13 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया दोस्तों? सबसे पहली बार 13 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 फरवरी 2021 हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ऑप्शन ए मानसा वाराणसी, ऑप्शन बी मान्या सिंह, ऑप्शन सी खुशी मिश्रा, ऑप्शन डी मनिका सियोकंड। तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करें कि आप लोग इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं। हम ऐसी वीडियो के लिए आपके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि स्कोर कम भी आए तो आप लोग इसको घबराएं नहीं, क्योंकि यह अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो कि EVS का है। आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मानसा वाराणसी। 10 फरवरी 2021 को हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? मानसा वाराणसी ने जीता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए पूगा गांव में, ऑप्शन बी नीमो गांव में, ऑप्शन सी न्योमा गांव में, ऑप्शन डी खेमी गांव में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूगा गांव में देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना स्थापित की गई। दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को अंत की ओर ले जाते हैं। दोस्तों आप ऐसी वीडियो को बने रहने के लिए आप लोग हमारे इस क्लास को देखते रहें। दोस्तों आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों का कितना स्कोर आया, बाकी आगे स्कोर आपके सुधार होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।